बीजेपी जो है अनारकली की तरह है, वो सलीम की गली चली जाती है। जब भी चुनाव आता है वो मुसलमानों की बात करने लगते हैं। वो रोजगार के बारे में क्या बात करेंगे? महिलाओं के साथ जो लगातार बलात्कार हो रहे हैं, एक भी उपलब्धि बीजेपी के पास बताने के लिए नहीं। लोग जो हैं वो बीजेपी को समझ गए और लोग अब बीजेपी से पार पाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है, या आप आरएसएस में हो सकते हैं या आप देशभक्त हो सकते हैं। पॉलिटिकल चीजों का सोल्यूशन पॉलिटिकल ही निकलेगा। हमारे अंदर ऐसा लीडर क्यों नहीं पैदा हो रहा है जिसको देख के और लोग कहें, हमारे हिंदू भाई कहेंगे ये हमारे लीडर है, ये हमारी आवाज उठाएंगे। बहुत से शिया लीडर जो मौलाना, मुझे अफसोस होता कहते हुए, वो नहीं चाहते कि उनके मजहब के अंदर कोई पॉलिटिकल लीडर खड़ा हो। लोकसभा इलेक्शन अपने 5th फेज में है और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी भी उसका पार्ट है और आम आदमी पार्टी किस तरीके से इलेक्शंस को फाइट कर रही है, उसका एग्जैक्टली क्या रोल रहेगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से आम आदमी पार्टी के लीडर और स्पोक्स पर्सन सैयद मोहम्मद तकी साहब। सैयद मोहम्मद तकी साहब, हमको वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत, आपने आए इसलिए, इनायत आपकी। अभी इलेक्शन कैंपेन जिस तरीके से हो रहा है, बीजेपी ने जिस तरीके से कम्युनल पॉलिटिशियन किया, हिंदू मुस्लिम एक कैंपेन पूरा चल रहा है, तो उसमें जो क्या रियल जो इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और दूसरे इश्यूज जिस पे आम आदमी पार्टी या इंडिया अलायंस की पार्टीज बार बार अपने स्पीचेस दे रहे हैं, टॉप लीडरशिप, तो लोगों का रुझान किस तरफ दिख रहा है आपको? क्या कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है? देखिए, बीजेपी जो है अनारकली की तरह है, वो सलीम की गली चली जाती है। जब भी चुनाव आता है वो मुसलमानों की बात करने लगते हैं, पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं, जिना का जिन निकल आता है। तो उनको सलीम की गली मुसलमान बहुत पसंद है, वो वहीं घुस जाते हैं अनारकली की तरह। तो वो, क्योंकि वो जानते हैं कि उस मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते, वो क्या बात करेंगे? महंगाई के बारे में बीजेपी क्या बात करेगी? वो रोजगार के बारे में क्या बात करेंगे? महिलाओं के साथ जो लगातार बलात्कार हो रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह का जो मामला आया, कुलदीप सिंगर का केस आया, चिन्मयानंद का केस आया, अभी देवगौड़ा के पोते के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने, लोग कह रहे थे, मतलब मैं सुन रहा था 5,000 महिलाओं के साथ उसने दुष्कर्म किया है, ऐसा वही केवरना वाला केस। तो उनके साथ बीजेपी खड़ी हुई है। तो बीजेपी क्या इस मुद्दे पर बात करेगी? बीजेपी को ग्राउंड ही नहीं बात करने का। नौजवान जो है एग्जाम दे रहा है, पेपर लीक हो जाता है, कितना रात रात बेचारा प्रैक्टिस करता है, परेशान होता है, एग्जाम को क्लियर करना मुश्किल होता है। लोगों की एज निकली जा रही है भाई साहब। हिंदुस्तान में, भारत में हर माँ बाप को सपना है कि उसका लड़का पढ़ लिख के, गरीब भी है तो शिक्षा हासिल करके, सस्ती शिक्षा हासिल करके वो बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन वो सपना बीजेपी ने लोगों से छीन लिया कि सरकारी नौकरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, बुढ़ापे का सहारा मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, मुफ्त में इलाज मिलेगा। वो सपने, जो व्यवस्था है, बीजेपी ने वो छीन के बड़े बड़े पूंजीपतियों को के हाथ। एक भी उपलब्धि बीजेपी के पास बताने के लिए नहीं। मैं तो पूछता हूँ, बताइए कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ देश को? देश कहाँ चला गया नोटबंदी के बाद? कोई बताने को तैयार ही नहीं, बीजेपी वाले बोलने को तैयार ही नहीं है। अगर जनधन योजना से किसके खाते में कितना पैसा आ गया बताइए आप, कोई बताने को तैयार ही नहीं है। हमने पूछा जीएसटी आपने लगाया, जीएसटी के बाद जो छोटे व्यापारी थे वो सब कहाँ चले गए? क्यों? जो आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, ये हर साल 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, 20 करोड़ लोगों को नौकरियां देते। एक आदमी अगर 5 लोगों का पेट भरता है तो 100 करोड़ लोगों का पेट भरता उस नौकरियों से। उस 100 करोड़ लोगों के पेट में जो लात मारी गई उसका हिसाब कौन देगा? कोविड के दौरान जो आपको वैक्सीन लेके आए और जो आपने कोविशील्ड लेकर आए, अब वो एस्ट्राजेनेका ने वो जो है अपनी वैक्सीन विड्रॉ कर दी, उससे कह रहा ब्लड में थक्के और लग रहे हैं। और आजकल हम देख रहे हैं लगातार जो है युवा कभी जिम में, कभी आते जाते हुए, कभी बैठे बैठे या कभी दौड़ते हुए उनकी हार्ट अटैक हो रहा है, लोग मरे की डेथ हो रही है। तो ये आकस्मिक डेथ बढ़ती जा रही है उसकी कोविड इलेक्शन के बाद। तो इस सबके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? जो महंगाई लगातार आसमान को छू रही है और जो खर्चा लोगों को बढ़ता जा रहा है, आमदनी कम होती जा रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोग जो हैं वो बीजेपी को समझ गए और लोग अब बीजेपी से पार पाना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी इस बार 400 के पार, मतलब 400 सीटों से पार पा जाएगी। आप लखनऊ से आम आदमी पार्टी के लीडर होने के साथ साथ एक शिया मुस्लिम भी हैं और यहाँ पे जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स होती है उससे जो एक नैरेटिव जाता है कि शिया मुस्लिम जो हैं, अभी भी ये मैसेज जा रहा है कि शिया मुस्लिम जो हैं बीजेपी को वोट करते हैं, उन्हीं के साथ जाते हैं। इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, मैं तो पहले भारतीय हूँ, उसके बाद मैं, जाहिर सी बात है, अभी इस कम्युनिटी से आता है, उस कम्युनिटी के साथ हमेशा रहता है और उसके से बात करता है। लेकिन ये नहीं है कि शिया सिर्फ मौलाना कहने पे बीजेपी को वोट देते हैं। आपने देखा था कुछ दिन पहले एक दरगाह में हजरत साहब रहते थे, उनके लिए जवाद साहब को इस्तिखारा आया था और उन्होंने कहा था कि इनको वोट दिया जाए, लेकिन वो सभासदी का इलेक्शन नहीं जीत पाए थे। तो जब उनके कहने पे एक व्यक्ति सभासदी का इलेक्शन नहीं लड़ पाया और जिनको दरगाह की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, तो फिर क्या असर होगा? तो आज भी डेट में
हर जगह यही है। आज की डेट में शिया सुन्नी तो छोड़िए आप, हर इंसान जो है वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो अपने अक्ल का इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी अक्ल की सलाहियत के हिसाब से वो वोट देगा। और मुझे बिल्कुल 100% श्योर है कि इस तरह के ऐलानात से, इस तरह की बात करने से और जो स्क्रिप्टेड बातें करने से या अपने मनपसंद के चैनल पे आके बयान देने से, उसको वो चलाने से शिया समझदार है और हर वोटर समझदार है, वो अपने हिसाब से वोट देगा। बीजेपी ने अपना जो अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया हुआ है उसमें उनकी भी कोशिश रहती है कि वो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन करें मुस्लिम वोट का, और अभी पसमानदा मुस्लिम वाला जो कार्ड खेला गया। तो ओवरऑल जब आप इसको देखते हैं तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ कन्विंस है? लेकिन मुसलमानों में जो रिलीजियस लीडर हैं वो कहीं ना कहीं, और खासतौर में शियों में देखा है कि वो पॉलिटिकल लीडर्स को दबाने में कामयाब रहे हैं। बहुत से शिया लीडर जो मौलाना है, मुझे अफसोस होता है कहते हुए, वो नहीं चाहते कि उनके मजहब के अंदर कोई पॉलिटिकल लीडर खड़ा हो। अगर खड़ा हो तो उनके खानदान का हो, उनके आसपास के लोगों का, जिसको वो जानते हैं उन्हीं के मुझसे हो। लेकिन कोई अलग से अगर कोई पॉलिटिकल लीडर उभरता है, सामने आता है, तो ये हमारे शिया मौलाना उसको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि चाहते हैं कि मुसलमानों के और शियों के खासतौर से जो उनकी एक मलकियत चलती चली आ रही है, लीडरशिप मतलब रिलीजियस लीडरशिप की, वो चैलेंज हो सकती है, वो ना हो। मुसलमान सोचता है कि उसकी आवाज़ जो है वो या अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी में उठाएं, या संजय सिंह उठाएं, या कोई और लीडर राहुल गांधी उठाएं। हमारे अंदर ऐसा लीडर क्यों नहीं पैदा हो रहा है जिसको देख के और लोग कहें, हमारे हिंदू भाई कहेंगे ये हमारे लीडर है, ये हमारी आवाज उठाएंगे। वो लीडरशिप अपने अंदर डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पॉलिटिकल चीजों का सोल्यूशन पॉलिटिकल ही निकलेगा। आपने कहा कि मुस्लिम लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप उभरनी चाहिए। तो क्या लगता है कि मुस्लिम्स की के लिए एक अलग पार्टी जैसे MIM बनी हुई है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की, वो इस तरह की लीडरशिप हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आपका इंडिया ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इनको ज्वाइन करने में ज़्यादा बेहतर है कम्युनिटी वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, प्रशांत किशोर साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, और राजीव देसाई ने भी सवाल पूछा था कि मुसलमानों के अंदर लीडर क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। तो लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि वो लीडर जो डेवलप हो सिर्फ मुसलमानों का हो। लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चले। तो मैं जब मुसलमान लीडरशिप की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ वो बात नहीं करता वो लीडर पैदा हो जिसने मुसलमानों के मसले उठाए, वो लीडर पैदा हो जो मुसलमानों के साथ, दलितों के, पिछड़ी जातियों के, सबके मसले उठाए। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े कांड हुए, एक दलित महिला को रातों रात जला दिया गया, कितने बलात्कार केस हुए, कौन से मौलाना गए वहां पे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? वो भी इसी माशरे के ही तो नागरिक हैं, वहीं के हैं। एक सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक परेशानी हो रही है। कितने सामाजिक परेशानियों के ऊपर मौलाना बाहर निकले जिन्होंने कहा है। और CNRC में जब चल रहा था तो मैंने कल्बे सादिक साहब को देखा था, उसके अलावा बहुत ज्यादा लोग नहीं आए थे। तो जब एक पॉलिटिकल लीडर इसलिए होना जरूरी है क्योंकि पॉलिटिकली चीजों को वो उसका सोल्यूशन निकाल देता है। पॉलिटिकल ताकत एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और वही समाज को बदलती है, वही उसके लिए रास्ता निकालती है, वही समन्वय बैठा सकती है। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जब निकलेगी तो वो जो समाज जो हमारे निगेटिव सोच रहा है, हमारे खिलाफ सोच रहा है, उसके साथ हम आ सकते हैं। क्या इलेक्शन फेयर हो रहे हैं? देखिए, ये सवाल जो आपने पूछा है, ये सवाल हर भारत के नागरिक के मन में है, और वो लगातार देख रहा है जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं जब से इलेक्शन शुरू हुआ है। क्योंकि अभी आपने देखा फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, थर्ड फेज के इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनाव आयोग को 48 आवर्स के अंदर वोट परसेंटेज डिक्लेयर करना पड़ता है, जबकि उसमें टाइम भी लगा। इसी को लेकर बहुत से लोग कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका भी दायर की है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई भी की है। और लोग के हवाले से ये कहा जा रहा है उसके अंदर बड़ा खेल हुआ है, वोट परसेंटेज बढ़ाया गया है, वोटों को उसमें डाला गया है, ये एक बात निकल के आई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पेशी बुलाई है। हालांकि कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि जितना भी वोट पड़ा है और जो VVT पैट जो है उससे वोटर गिनती से हम उसका मिलान करना चाहिए। उसके बाद जो है उसका रिजल्ट देना चाहिए। और पूर्व जो चुनाव अध्यक्ष रहे हैं, उसके कमिश्नर रहे हैं कुरैशी साहब, उन्होंने भी कहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इस तरह से चुनाव हुए हैं। अब कई जगह सूरत में देखा आपने कि बिना कैंडिडेट के सबने अपने नामांकन विड्रॉ कर लिया, और एक BJP कैंडिडेट को जो है निर्विरोध चुन लिया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही एक घटना हुई, तो इंदौर में, तो वहां पे भी देखा गया। और बाद में कहा जा रहा था हो सकता है प्रधानमंत्री जी के साथ भी वाराणसी में ये हो, और वहां पे भी जो है लोगों को पर्चा दाखिल करने नहीं दिया गया, बहुत से लोगों के नामांकन कैंसिल कर दिए गए। इससे पहले भी एक सैनिक था यादव करके, उसने भी पर्चा दाखिल करने की बात की थी, उसको नहीं करने दिया।
अभी एक कॉमेडियन था, उसको भी नहीं करने दिया। तो ये सवाल जो आपने पूछा, ये आज देश का हर नागरिक पूछ रहा है। आप लोगों ने वीवीपैट को लेकर, ईवीएम को लेकर बहुत ज़्यादा पहले बातचीत करी कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो अभी जब इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है? बात मेरी सिर्फ अपने अकेले लगने के लिए नहीं है, बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के ही याचिका दायर करने में वीवीपैट को इंक्लूड किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने भी इसका सवाल उठाया था, और बीजेपी के लोगों के मन में भी संदेह है। तो जब संदेह दोनों तरफ है, तो उसको एक उसका तरीका निकलना चाहिए, और किसी भी भारत के नागरिक के मन में इसको लेके संदेह न रहे। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, उसको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। शुरू से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक एलिगेशन है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। देखिए, सबसे ज्यादा मुखर होके इस वक्त बीजेपी से कोई लड़ रहा है तो आम आदमी पार्टी लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है, या आप आरएसएस में हो सकते हैं या आप देशभक्त हो सकते हैं। अब इससे ज्यादा खुल के कोई और क्या बोले, इससे ज्यादा अटैक कौन क्या करेगा। आज की डेट में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेता जेल में हैं, जिनके ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। तो इससे तो आपको जवाब मिल ही जाएगा। लेकिन नहीं, एलिगेशन इसलिए है आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी के बी टीम होने का कि जब आम आदमी पार्टी फॉर्म में आई थी, जब आम आदमी पार्टी बनी थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब कैंपेन चला था, 12 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो उस वक्त जब प्रोग्राम्स होना शुरू हुए थे, उस वक्त राइट विंग आइडियलॉग जितने भी लोग थे, किरण बेदी हुए, बाबा रामदेव हुए, इंडियन आर्मी के चीफ वीके सिंह हुए, जनरल वीके सिंह, और भी तमाम लोग, उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन को ज्वाइन किया। और जब तब आम आदमी पार्टी बनी, और तब ये सारे लोग आपसे अलग होकर कहीं और चले गए। देखिए, उस वक्त तो बहुत से लोग थे, सिर्फ राइट विंग के लोग नहीं, तो उसमें लेफ्ट के भी लोग आए थे उसके अंदर। और आपने देखा उसके बाद ओमपुरी साहब भी उसमें आए थे, जो अलग हो गए। और बहुत सारे लोग थे जो उसमें स्टेज पे आए थे, बाद में अलग हो, जो सरकार में नहीं थे उस वक्त, वो सब साथ में आए थे और बाद में अलग हो गए। तो वो एक अलग वक्त था। लेकिन ये है कि वो उससे इसको रिलेट करना कोई समझदारी की बात नहीं है। हम एक वक्त तक साथ थे जब भ्रष्टाचार की बात हुई, और बहुत से लोग हमारे साथ थे जब तक उनको लगा कि हम आरएसएस के साथ हैं। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी ने अलग रास्ता चुना, उसने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, साबित, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि आप लोग आंदोलन तो खड़ा कर रहे हैं, स्टेज पे तो बैठे हुए हैं, लेकिन आप एक सीट जीत के दिखाइए। ये अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को चैलेंज किया गया था। तब इस चैलेंज से आम आदमी पार्टी निकल के आई है, और हमने फिर चुनाव लड़ा, हमने जीत के दिखाया, और लगातार जीत के दिखाया। तो जिन लोगों को इस बात का गुमान था कि वही चुनाव लड़ सकते हैं, वही जीत सकते हैं, उनके इस घमंड को हमने तोड़ा है। और हमारा हमेशा मकसद ये रहा है कि जो सरकारें सत्ता में बैठी हैं और अपने आप को सर्वा से बनी, उनकी घमंड को तोड़ना। उस वक्त हमने कांग्रेस के घमंड को तोड़ा था, आज हम बीजेपी के घमंड को तोड़ रहे हैं। जो दिल्ली में जो लिक्वर स्कैम का एलिगेशन है आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स के ऊपर, मनीष सिसोदिया आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो जेल में है, और उसी केस में जो है अभी एमपी संजय सिंह को बेल हुई है, और चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी इंटरिम बेल पर बाहर आए हैं। तो ये जो एलिगेशन है आपके ऊपर, और लगातार आपकी पार्टी के टॉप लीडरशिप के ऊपर ईडी, आईटी और सीबीआई लगी हुई है, कैसे देख रहे हैं इसको? लिकर स्कैम कोई घोटाला है ही नहीं, ये तो जानबूझ के बीजेपी की द्वारा मनगढ़ंत घोटाला है, जिसका मकसद था कि कैसे आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने से रोका जाए। और जो सरकार ने पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो चेंजेस किए हैं, उसके अनुसार वो एक एनएसए जैसा हो गया। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया था आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए, हवाला से जो नंबर 2 का पैसा आ रहा था उसको रोकने के लिए, जो ड्रग्स के तस्कर थे जो नशाखोरी कर रहे थे उनको पकड़ने के लिए, देश को इस सब आपदाओं से, परेशानियों से बचाने के लिए। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि गुजरात के पोर्ट पे कितनी ड्रग्स पकड़ी गई हैं, कितनी ड्रग्स कई बार मिली, लेकिन वहाँ नशाखोरी करने वाले बड़े बड़े माफियाओं को नहीं पकड़ा गया। लेकिन ज्यादातर पीएमएलए केस में विपक्ष के नेता ही को दोषी बनाया गया। बीजेपी का चेहरा जो है, वो असली चेहरा आम आदमी पार्टी ने जनता के सामने रखा। आप शुरुआत से देख लिए, जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई है, लगातार वो बीजेपी को बेनकाब कर रही है, एक के बाद एक मामले में। चाहे वो अदानी वाला मामला हो, चाहे वो राफेल वाला मामला हो, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह का मामला हो, जितने भी बड़े बड़े मामले हैं, कुलदीप सेंगर वाला मामला हो, उस सब में जो है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बेनकाब किया है, बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने रखा है। इसलिए बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से बदला लेना चाहती है, और ये जानबूझ के किया गया है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे मनीष सिसोदिया जी तो बहुत ही ईमानदार रहे, उन्होंने स्कूलों पर बड़ा काम किया है,
और आम आदमी पार्टी के बनाए हुए जो नए उन्होंने क्लासरूम बनाए हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम आया है कि हमने 20,000 25,000 स्मार्ट क्लासरूम बना दिए दिल्ली के स्कूलों के अंदर, और उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई है। तो इसकी जो ख्याति हुई है और इसकी जो शोहरत मिली है ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उससे बीजेपी जो है थोड़ा घबरा गई, क्योंकि बीजेपी अपने आप को विश्व गुरु कह रही थी और कह रही थी हम विश्व गुरु है। लेकिन विश्व गुरु कौन बन रहा है? अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल एम्बेसी से, जो फ्रांस से, जर्मनी से और अमेरिका से प्रतिक्रिया आई है, उससे भी साबित हो रहा है कि वाकई में जो असली विश्व गुरु है वो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। और बीजेपी इस बात से बहुत डरी हुई और वो आम आदमी पार्टी को हर तरह से बदनाम करना चाहते हैं। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी है, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि अभी जब अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल मिली और बाहर आए, और उसके बाद जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया, तो दिल्ली और पंजाब में इसका नुकसान जो है कांग्रेस को होगा, जो कि अलायंस में आपके साथ है, ठीक है, ना कि बीजेपी को। देखिए, बीजेपी तो पंजाब में है ही नहीं। वहाँ उसकी सहयोगी थी शिरोमणि अकाली दल, वो भी उससे अलग हो गई है। बीजेपी अकेले अपने दम पे पंजाब में इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने, मैं आपको बता दूं, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि पंजाब में भी कई सीटों पे दोनों पार्टीज लड़ रही हैं और दिल्ली में 4 और 7 वाला रेशो है। देखिए, इस वक्त इंडिया गठबंधन 7 में है, तो अगर वहाँ पंजाब से हम सारी सीटों पे लड़ रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि हम 13 की 13 सीटें जीतेंगे। और दिल्ली में हम 4 सीटों पे और 3 सीटों पे कांग्रेस है, वहाँ से भी हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे। अब कांग्रेस सीटें जीते या आम आदमी पार्टी सीटें जीते, तो वो सीट तो इंडिया गठबंधन की ही बढ़ेगी। 12 साल हो गए आपकी पार्टी को, आम आदमी पार्टी बने हुए, लेकिन आपका जो एक्सपेंशन है वो दिल्ली के बाद पंजाब में दिखता है। आप लोग बहुत अच्छे से हरियाणा में परफॉर्म कर सकते थे, हरियाणा के 2 स्टेट इलेक्शंस हुए बीच में, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने हरियाणा में उस तरीके से कंटेस्ट नहीं किया। गोवा भी आप चले गए, गोवा में भी आपने सरकार बना ली थी। देखिए, हमने हरियाणा में जो चुनाव लड़ा था, हरियाणा चुनाव में हम भले ही जीते नहीं, लेकिन बीजेपी भी फुल मेजोरिटी की सरकार नहीं बना पाई। और आगे भी हरियाणा में हम चुनाव लड़ेंगे, और हम सबसे ज्यादा स्टेट्स में अभी तक चुनाव लड़ चुके हैं। अगर आप देखें, कोई नई पार्टी इतनी ज्यादा स्टेट में चुनाव नहीं लड़ी पूरी पूरी सीटों में। तो आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, आइंदा भी आगे बढ़ेगी। लेकिन कई कई जगह पे ऐसा होता है कि किसी चीज को जीत बदलने में वक्त लगता है। और हमें अभी 12 साल हुए, हम बहुत यंगेस्ट पार्टी है इंडिया की, और हम आगे बढ़ेंगे, हमारा फ्यूचर है। क्योंकि आजकल हम जनता से जुड़े हुए बातों पे बात कर रहे हैं। हमने कभी भी, पिछली बार भी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हमें किसी धर्म गुरु से कहलाना पड़े कि आप इस पार्टी को वोट दीजिएगा, तो हम कभी भी किसी धर्म गुरु के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे। हम हमेशा जनता से वोट मांगने जाएंगे। यूपी में पिछली बार जब आम आदमी पार्टी ने कंटेस्ट किया इलेक्शन सभी सीटों पे, लेकिन एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली। अभी आपने कहा कि हमने सबसे ज़्यादा स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन में फाइट किया और बहुत जगह हमको कामयाबी भी मिली, लेकिन ये यूपी में आपको कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने सारी सीटों पे चुनाव लड़ा था, और पहली बार चुनाव लड़ा था। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हमें कैंडिडेट बहुत सारी जगह मिले, बहुत सी पार्टियों को तो कैंडिडेट भी नहीं मिले, हमने लड़ा भी। लेकिन ये है कि पहली बार चुनाव था, और बीजेपी ने चुनाव को पोलराइज करा दिया था। बीजेपी ने चुनाव को सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कर लिया था, जिसकी वजह से बसपा को भी इतने वोट नहीं मिले। जो बसपा कैंडिडेट उनके बहुत कम वोट मिले, और आम आदमी पार्टी का पहली बार लड़ी थी, उसके बाद कम वोट मिले। लेकिन उसके बाद जब हमने नगर निगम के चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, तो 300 के आसपास हमारे सभासद भी जीते, हमारे 8 चेयरमैन ही बने, और प्रधानी में भी हम कई जगह ने जीत हासिल की, और कई जगह सेकंड और थर्ड भी रहे। तो ये कि हमारा वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा जब हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जब हमने सभासदी का चुनाव लड़ा। और जब भी पार्टी, इस वक्त तो हमारा इंडिया गठबंधन से टाई अप हो गया, इसलिए इंडिया में हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव लड़ा नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी लगातार हर चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में लड़ेगी, और उससे आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता रहेगा। और हर चीज़ को जीतने का स्टेप बाय स्टेप होता है। तो आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी जो है अच्छा अपना करेगी प्रदर्शन, और आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी जो है विपक्ष की भूमिका में आपको उत्तर प्रदेश में नजर आएगी। मोहम्मद तकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के लखनऊ से लीडर सैयद मोहम्मद तकी साहब को, जिन्होंने कई इश्यूज़ पर हमसे बात करी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस वक्त लोकसभा इलेक्शन फाइट कर रही है और इंडिया ब्लॉक में एक बहुत अहम रोल निभा रही है। साथ ही उनका समझना ये भी है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इंडियन मासेस के लिए एक मेजर ऑल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर फ्यूचर में उभरेगी।